कंपटीशन में इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, खासकर आईआईटी जैसे कंपटीशन में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिटरमिनेंट और एंड्स, तो डिटरमिनेंट एंड्स हमेशा ध्यान रखिएगा, डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बनेगा, मतलब रो और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो नंबर, रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर्स होने चाहिए। ऑर्डर ऑर्डर क्यों करते हैं? डेकोरम मेंटेन करने के लिए, ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो यही सेम चीज डिटरमिनेंट में, सेम लाइन पे पॉइंट्स लाई करें तो उनको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। नमस्कार, आदाब, शत श्री अकाल और खुशामदीद। सो वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ इट सेशन। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आज बात करने वाले हैं एक नए बेहतरीन चैप्टर के बारे में और वो चैप्टर है डिटरमिनेंट्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग लेक्चर 1 करेंगे। पहला सेशन है ये डिटरमिनेंट्स का। और पहले सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो पहले सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू डिटरमिनेंट्स। दूसरा टॉपिक था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, लेकिन ये कट चुका है। कट चुका है मतलब आपके बोर्ड के सिलेबस से हट चुका है, इसीलिए इसको काटा है। तीसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं। चौथा है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। पांचवा है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ये इतनी सारी चीजें आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं। अगले सेशन में हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स करेंगे और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस करेंगे। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी द डिटरमिनेंट्स चैप्टर कंप्लीट। इस पूरे सेशन का जो भी मैं पढ़ाऊंगा अभी, उस पूरे चीज का डाउनलोड जो पीडीएफ है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, वेदांतु मैथ जेई में डीसी। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहीं पे आपको डीपीपीज, पीडीएफ, नोट्स, सारी चीजें मिलेंगी। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी है, पीडीएफ लाइब्रेरी। यहाँ पे बहुत सारा और भी मटेरियल आपको काम का मिलेगा, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स को ध्यान से अगर देखा जाए तो दो पार्ट में तोड़ा जाए तो डिटरमिनेंट और एंड्स। तो डिटरमिनेंट, एंड्स, बस ये याद करने का सिंपल सा एक कहते हैं ना एनालॉजी है, और ऐसा इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो आप देखिए, डिटरमिनेंट्स का सिंपल डेफिनेशन अगर आप पूछिएगा तो आपने मैट्रिक्स ऑलरेडी पढ़ रखा है, बिकॉज अब तक मैट्रिक्स सारे बच्चे पढ़ लेते हैं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जहां पे रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वहां पे हमारा नंबर फॉर्मेट जब रहता है, उसी मैट्रिक्स में नंबर या रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर जब हम लिख देते हैं तो उसे ही हम डिटरमिनेंट कहते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बनेगा, मतलब रो और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो नंबर, रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो उसे हम डिटरमिनेंट कहते हैं। और डिटरमिनेंट का साइन बदल जाता है, बस साइन, और कुछ नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ए मैट्रिक्स ऐसे लिखते थे, बस ए, लेकिन डिटरमिनेंट ऑफ ए को हम बस इस डब्बे में डाल देंगे। बस इतना ही अंतर है, इतना ही चेंज है। या मैट्रिक्स को हम कई बार ऐसा भी लिख लेते थे, तो डब्बे में बस फर्क है। इसका डब्बा सिंपल दो डंडों वाला है, इसके डब्बे के अंदर ऐसा टाइप से क्लोज्ड स्पेस है, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, चलिए जी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर मान लीजिए मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड लिखा, अब इसके डब्बे को ऐसा दिखाया है, देख रहे हैं। लेकिन यही सेम चीज अगर मैं डिटरमिनेंट में लिखूंगा तो ये सिंपल प्लेन एक एक लाइन डाल दूंगा। बस इतना ही रिप्रेजेंटेशन में अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट बिल्कुल सेम है। डिटरमिनेंट का इस्तेमाल भी उसी कारण के लिए, उसी काम के लिए किया जाता है जिस काम के लिए मैट्रिक्स का करते हैं, कि भाई बहुत सारे नंबर्स हैं, सबको डिनोट करना ऐसे मुश्किल है, तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में डिनोट कर दो, सिंपल है। ठीक है, और इससे कैलकुलेशंस भी आसान होती हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले आप जानते हैं फर्स्ट चीज डिटरमिनेंट में, दैट इज ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। तो ऑर्डर, ऑर्डर सुना है? तो ऑर्डर ऑर्डर क्यों करते हैं? डेकोरम मेंटेन करने के लिए, ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो यही सेम चीज डिटरमिनेंट में भी है। डिटरमिनेंट, हर डिटरमिनेंट एक पर्टिकुलर ऑर्डर का होता है। ऑर्डर मतलब रो और कॉलम की संख्या क्या है ये पता चलता है। जैसे आपको एक बात बताया था कि भाई डिटरमिनेंट में रो और कॉलम सेम होगा, क्योंकि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का बनेगा। तो जब रो और कॉलम बराबर होता है तो यही, इसे ही हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। रो और कॉलम की संख्या, अगर 1 है ऑर्डर मतलब रो 1 कॉलम 1, सिर्फ एक एलिमेंट। 2 है मतलब 2 रो और 2 कॉलम्स। ठीक है, दिख भी रहा है। 3 है मतलब 3 रो, 1 2 3 और 3 कॉलम, 1 2 3, 3 रो 3 कॉलम। तो ऑर्डर से रो और कॉलम की संख्या का पता चलता है। ठीक है, चलिए जी। अब एग्जाम्पल के तौर पे ऑर्डर 1, तो ये मैंने बता दिया। 3 है, तो अगर एग्जाम्पल ए में मान लीजिए -3 लिखा हुआ है, तो ये मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। लेकिन अगर मुझसे कोई डिटरमिनेंट ऑफ ए पूछेगा तो वही एलिमेंट -3 बनकर बाहर आ जाएगा। डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं अभी और आगे बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए जी। ऑर्डर 2,
अब जैसे ऑर्डर 2 है मान लीजिए, और यहां पे देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाली हुई है, तो ये कैसे निकालते हैं समझते हैं इसको अच्छे से। तो जरा ध्यान से देखिएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट है तब तो बड़ा सिंपल होता है, जो अंदर वैल्यू लिखी रहती है वही सेम वैल्यू आ जाती है डिटर्मिनेंट की। लेकिन अगर ऑर्डर 2 हो या ऑर्डर 3 हो तो हम इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो मान लीजिए यहां पे है 1 2 3 4, तो और ये मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, क्योंकि आप देख रहे होंगे डब्बा कैसे बनाया मैंने। अब अगर इस डब्बे को मैं चेंज कर दूं और यहाँ पे सीधा डब्बा लगा दूं तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट। अब जैसे ही आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट लगाएंगे, ठीक उसी टाइम पे इसका मतलब अब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब वैल्यू निकालेंगे कैसे वो समझिए। तो वैल्यू निकालने के लिए हमेशा पहले एलिमेंट को पकड़िए। पहला एलिमेंट तो यही दिख रहा है। अब जैसे ही आपने इस एलिमेंट को पकड़ा, इस एलिमेंट के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींच दीजिए। वर्टिकल में ऐसा लाइन आएगा, हॉरिजॉन्टल में ऐसा लाइन आएगा। ठीक है, जैसे ही आपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, क्या एलिमेंट बच गया? बाकी सारे तो सब तो कट गया, सिर्फ एक एलिमेंट बचा 4। तो आप इस 4 का मल्टीप्लीकेशन इस 1 के साथ कर दीजिए। क्या कीजिएगा? 1 क्रॉस 4। ठीक, अब पहला एलिमेंट हो गया। अब इस सबको हटाइए, मैं इस लाइन को हटा रहा हूं, इस लाइन को हटा रहा हूं, ये सर्कल हटा रहा हूं। पहला वाला हो गया। अब दूसरा एलिमेंट पकड़िए। अब दूसरा एलिमेंट क्या होगा? कुछ लोग सोचेंगे सर ये दूसरा है, कुछ लोग सोचेंगे सर ये दूसरा है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिसको लेना चाहें दूसरा आप उसको ले लीजिए। इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। मानते हैं कि हम ये लेते हैं से फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आपने इसको दूसरा एलिमेंट लिया तो इसको सर्कल कीजिए और वही सेम प्रोसेस, हॉरिजॉन्टल एक, वर्टिकल एक। ठीक है, अब 3 के बाद बचा क्या आपके पास? 2। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 2। अब ध्यान दीजिएगा, पहले एलिमेंट के साथ, पहले एलिमेंट कहाँ गया, हाँ, पहले एलिमेंट के साथ आपको एक चीज ध्यान रखना है कि पहला एलिमेंट जब भी शुरू होता है तो प्लस के साथ शुरू होता है, फिर इसके बाद ये माइनस आ जाएगा। अगर तीसरा होता तो वो प्लस हो जाता। मतलब यहां पे जो साइन चलता है वो ऑल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस ऐसा। क्लियर? तो मैं वापस से बता देता हूं मैंने क्या क्या बताया। मैंने ये बताया, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले पहला एलिमेंट पकड़िए, उस पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कट लगाइए। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कट लगाने के बाद जो एलिमेंट बचता है उस एलिमेंट से जो एलिमेंट आपने पकड़ा था उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 इंटू 4 कर दिया। फिर दूसरे केस में क्या कीजिए, अब दूसरा एलिमेंट पकड़िए, इधर चले जाते तो आप ऐसे कट मारते तो 3 बचता। अगर आप नीचे 3 को दूसरा एलिमेंट मान रहे हैं तो आपने ऐसे कट लगाया, 2 बच रहा है। दोनों ही केस में देखिए 3 इंटू 2 ही आता। अगर आप इसको एलिमेंट पकड़ते तो आप यहां से कट लगाते तो 3 बचता, तो 2 इंटू 3 करते। अगर आपने इसको एलिमेंट लिया तो आपने ऐसे कट लगाया, 2 बचा, 3 इंटू 2, सेम चीज। तो आपने 3 इंटू 2 लिख दिया। पहले वाले के साथ प्लस साइन रहेगा, दूसरे वाले के साथ माइनस साइन रहेगा। क्लियर? तो अब वैल्यू क्या निकल कर आई? तो 1 इंटू 4 मतलब 4, और -3 इंटू 6 मतलब -6। आंसर इज -2। सही है क्या? सारे समझ गए? पक्का पक्का क्लियर है? चलिए, तो ये है रहा 2x2 मैट्रिक्स का या 2x2 डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने का तरीका। ठीक, अब 3x3 के बारे में बात करते हैं। 3x3 में क्या करेंगे? तो देखिए 3x3 में अब मैं इसको यहीं से लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 7 हो गया, 6 यहां लिख देते हैं, 8 9। ठीक है, ये मैं मान लेता हूं ये मैट्रिक्स है। क्लियर? अब वापस से यही सेम तरीका करना है। पहला एलिमेंट पकड़िए, आपने पकड़ा पहला एलिमेंट, हॉरिजॉन्टल कट कीजिए, वर्टिकल कट कीजिए, कर दिया। अब लेकिन यहां पे जो बच रहा है ये अपने आप में पूरा का पूरा 4 एलिमेंट है, पहले तो एक ही बच रहा था। तो अभी जो 4 एलिमेंट है ना, इसको 4 एलिमेंट को आप वापस से डिटर्मिनेंट समझने की कोशिश कीजिए। 5 7 8 9 का डिटर्मिनेंट। तो देखिए तो जरा ध्यान से, आप इस डिटर्मिनेंट का बहुत आसानी से वैल्यू निकाल लिए। एक तरीका जो मैंने बताया वो काफी लंबा है, लेकिन अगर ध्यान से सोचोगे तो तोड़ोगे तो बहुत ही सिंपल तरीका है। क्यों? क्योंकि मैंने रियलिटी में क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, दैट्स इट। क्रिस क्रॉस किया, यही किया ना। देखो 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 -3 इंटू 2, बस सिंपल। समझाने के लिए तुमको बहुत बड़ा तरीका बताया, बट हुआ ऐसा ही। तो वही सेम चीज अगर मेरे को 5 7 8 9 की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज होता क्या है, होता तो यही है। तरीका तो जो मैंने पीछे बताया कि आपका ये वाला एलिमेंट इधर जो जो बचा है इसके वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, ऐसा ही है। तो इसके वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए इसका वैल्यू निकलना चाहिए। अब ये है डिटर्मिनेंट फॉर्मेट, तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाइड माइनस मल्टीप्लाइड, क्रिस क्रॉस। तो 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 माइनस 8 7 जा 56, और ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। क्लियर?
क्लियर, ये पहला एलिमेंट पकड़ लिया मैंने। अब ठीक इसी प्रकार से दूसरा एलिमेंट पकड़ेंगे, इसको हटाते हैं, हटा दिया, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार से मैं दूसरा एलिमेंट पकड़ूंगा, जिधर आपको जाने की इच्छा है, हॉरिजॉन्टल में दूसरा चले जाइए या वर्टिकल में दूसरा चले जाइए। तो अब मान लेते हैं मैं इस बार हॉरिजॉन्टल जाता हूँ, दूसरा इसको पकड़ा, तो ये कट, ये कट, क्योंकि एक वर्टिकल कट लगाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कट लगाते हैं, काट दिया। क्या बचा? 4 7 9 6, यही बचा। आपको फिर से पता है ये डिटरमिनेंट बनाएगा 4 एलिमेंट्स का, तो आप क्या करेंगे, आप इनका क्रिस क्रॉस करके माइनस करेंगे, मतलब 4 9 जा 36 माइनस 6 7 जा 42। तो आप क्या करेंगे, 4 9 जा 36 माइनस 6 7 जा 42, और इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, इसके साथ, जिसके साथ काटा, जिसकी वजह से काटा, बचे हुए का उसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो गया दूसरा। अब आप तीसरे पे आ जाइए। तीसरा कैसे करेंगे आप, वापस से इसको हटाते हैं। तीसरे के लिए क्या करना पड़ेगा, तीसरे के लिए हमको करना पड़ेगा कि अब मैं तीसरे पे कट लगाऊंगा, ये ऐसा, ये ऐसा, मार दिया कट। क्या क्या बचा, 4 5 6 8, क्लियर। वापस से करते हैं, 8 4 जा 32 32 माइनस 6 5 जा 30, और ये किससे मल्टीप्लाइड, 3, क्लियर। 3 एलिमेंट्स हो गए। अब याद कीजिए मैंने आपको बताया था लास्ट रूल, क्या, हमेशा साइंस जो होते हैं वो ऑल्टरनेट चलते हैं, यहाँ पे प्लस लाएगा, फिर यहाँ पे माइनस लाएगा, फिर यहाँ पे प्लस लाएगा। ऐसे ही बताया था ना पिछले बार भी, प्लस माइनस, आगे कुछ होता तो माइनस लगाते, मतलब प्लस लगाते, प्लस माइनस फिर प्लस लगाते, यहाँ पे प्लस माइनस आगे है तो प्लस लगाया, फिर इसके आगे भी होता, मान लो 4 क्रॉस 4 होता तो इसके बाद फिर माइनस लगाते, क्लियर। अब सॉल्व करो, 45 माइनस 56 कितना होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद -11 हो रहा है क्या, 45 55, हाँ -11 हो रहा है, तो ये हो गया -11। ये कितना हो रहा है, 36 माइनस 42 कितना होता है, आई गेस -6 होता है, -6 क्रॉस -2, -6 -2 +12, हाँ जी, तो ये हो गया प्लस का 12। उसके बाद 32 माइनस 30 कितना होता है, 2, 2 3 जा 6, तो प्लस का 6 है। अब जरा ध्यान से बताओ, 12 प्लस 6 18, 18 माइनस 11 7, बड़ा सिंपल सा आंसर आ गया कि इस पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ गया, 7, दैट्स इट, समझ गए। तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का भी यही तरीका होगा जैसा 2 क्रॉस 2 का है। हालांकि 2 क्रॉस 2 में इतने तरीके लगाने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, बिकॉज 2 क्रॉस 2 बहुत ही सिंपल है, क्रिस क्रॉस करो माइनस करो, इधर मल्टीप्लाई माइनस इधर मल्टीप्लाई। बट 3 क्रॉस 3 में आपको ये तरीका समझना जरूरी है कि आप पहला एलिमेंट पकड़ते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल काटते हैं, फिर दूसरा एलिमेंट या तो हॉरिजॉन्टल में ले लो या तो वर्टिकल। इवन जैसे आप ये घर पे करके देखिएगा, अगर आप 4 को दूसरा एलिमेंट लेते ना और ऐसे काटते, देखिएगा आंसर एकदम सेम आएगा, लास्ट फाइनल आंसर आपका 7 आएगा। बीच में भले ये सारे टर्म्स कुछ और हो सकते हैं, बट फाइनल आंसर आपका 7 आएगा, ठीक है। चलिए एक और करके देखते हैं। तो ऑर्डर 3 मैंने बता दिया, इसके पूरे तरीके इन केस अगर नहीं समझ में आए हो तो ऐसे लिखे हुए भी मैंने लिख दिया है, रख दिया है। हालांकि ये किताबों में मिलता है, जनरली बच्चा इसको पढ़ता नहीं है, तो मेरा भी सजेशन है पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, समझ लीजिए बस, ठीक है। चलिए अब मैं आपको ये प्लस माइनस वाला माहौल समझा दिया आपको कि भैया देखो प्लस फिर माइनस फिर प्लस, चाहे ऐसे जाओ तो भी ऑल्टरनेट चलता है, चाहे ऐसे जाओ तो भी ऑल्टरनेट चलता है, ठीक है। अभी बाकी के ये प्लस माइनस क्यों लिखे हुए हैं वो आगे चल के बताएंगे, क्लियर। चलिए एक और डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करके देखते हैं, मजा आएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंट्स, वापस से हम यही एक्सपेंशन करते हैं। सबसे पहले पहला वाला एलिमेंट पकड़ते हैं, वर्टिकल काटा हॉरिजॉन्टल काटा, क्लियर। क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा -2 इंटू 1 -2 -2, और फिर माइनस करेंगे किसके साथ, 0 इंटू -1, तो 0 इंटू -1 0 हो जाएगा, खत्म। और ये पूरा मल्टीप्लाइड किसके होगा, पहले वाले एलिमेंट के साथ -2, ठीक है, कर दिया। अब इसको हटाते हैं, ये खत्म। अब किधर जाना चाहते हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, तो देखो पहले अभी इसके पीछे वाले एग्जांपल में हॉरिजॉन्टल गए थे, इस बार वर्टिकल जाते हैं। तो ये वर्टिकल को ऐसा काटा, ऐसा काटा, काट दिया। क्या बचा, 1 1 जा 1 -0 इंटू 3, तो 1 - 0 मतलब 1 - 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये किससे मल्टीप्लाइड होगा, 5 से, तो 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन, क्लियर। अब आते हैं तीसरे में, तीसरे में देखो जरा, अरे खोल जा सिमसन, हाँ जी, तीसरे में आ जाइए। तीसरा एलिमेंट क्या है, -4, हॉरिजॉन्टल काटा वर्टिकल काटा, क्लियर। क्या बचा, 1 - 2 -1 -1,
-1, फिर -2 इंटू थ्री, -6, तो ये -6 होगा। लेकिन आपको पता है बीच में हमेशा माइनस डालते हैं, हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, तो 2 माइनस मतलब ऐसा ब्रैकेट आएगा। ये क्लियर है ना? हमने क्या किया, 1 इंटू -1 -1, और -2 इंटू थ्री क्या होता है, -6 होता है। बट अपने को पता है ये मल्टीप्लाइड माइनस ये मल्टीप्लाइड होता है, तो माइनस ये मल्टीप्लाई करके -6। क्लियर? और तीसरा एलिमेंट क्या है, -4, तो -4। क्लियर? अब ध्यान से, ये तो एक पार्ट हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट बताया था कि इन सब के आगे साइन कैसे लगेंगे, प्लस माइनस प्लस। अब ध्यान से देखो, सारे एलिमेंट पॉजिटिव होते तो हम डायरेक्टली प्लस माइनस प्लस लगा देते, लेकिन अभी थोड़े समीकरण बदल गए। थोड़े मतलब यहाँ पे प्लस लगाना है लेकिन माइनस भी है, तो प्लस माइनस एक साथ नहीं होता, बेसिकली ये सारे मल्टीप्लाइड में जाते हैं। ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये पूरा प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा। प्लस माइनस प्लस बताया था ऑल्टरनेट, बस। अब फाइनल इसको पूरा मल्टीप्लाई करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। ये है प्लस इंटू माइनस तो खत्म, माइनस, -2, और यहाँ -2, -2 इंटू -2 प्लस का 4। क्लियर? 1 - 0 खत्म, 1 इंटू 5, 5 और माइनस -5। क्लियर? और देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 6, 6 - 1 5, 5 इंटू -4, 5 इंटू -4 -20, -20 इंटू प्लस तो -20। समझे क्या? वापस से ये प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 6 - 1, प्लस 6 - 1 5, 5 इंटू -4 -20 इंटू प्लस तो -20। क्या आया टोटल, -20 -5 -25 प्लस 4, तो आंसर इज -21। ये आ गया इसका फुल आंसर। गॉट इट? समझ गए? तो इसी तरीके से एक्सपेंशन करते हैं फॉर एनी डिटर्मिनेंट। क्लियर है? चलिए जी, तब अब ये देखो एकदम बेसिक लेवल था ये नंबर्स का। अब बेसिक लेवल से थोड़ा सा और आगे बढ़े, जैसा कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आते हैं, तो अब वो लोग क्या करते हैं, वो नंबर छोड़कर कुछ वेरिएबल डाल देते हैं। तरीका इसका भी एकदम सेम रहेगा, और देखो आंसर भी वैसा ही आएगा। समझते हैं? अब पहला एलिमेंट पकड़ो, ये इसको ऐसा काटा, ऐसा काटा, क्या बचा, -x इंटू एक्स मतलब -x², 1 इंटू 1 1, तो माइनस करके 1, और इस पूरे से मल्टीप्लाई क्या होगा, ये पहला एलिमेंट x। ठीक? उसके बाद दूसरा एलिमेंट किधर जाना है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कहीं पे भी चल लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं हम इस बार वर्टिकल जाना चाहते हैं, तो ये वर्टिकल गए, ये ऐसा काटा, ये ऐसा काटा। क्लियर? अब क्या बच रहा है, साइन थीटा इंटू एक्स, एक्स साइन थीटा, एक्स साइन थीटा। ठीक है? और माइनस लगेगा, और फिर ये 1 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, और इससे क्या मल्टीप्लाई होगा, ये वाला, क्या वाला, ये बीच वाला, माइनस साइन थीटा, क्योंकि इसी के काटने के बाद ये सब चीजें आई हैं। अब तीसरा में, तो तीसरा में जब नीचे जा रहे हैं वर्टिकल, तो तीसरे में यही आएगा। चलो तीसरा कर लेते हैं, तो ये बैठा ऐसा और ये ऐसा, कट गया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। क्या बचा, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, साइन थीटा, माइनस एक्स इंटू कॉस थीटा, यही ना, साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा, एक माइनस पहले से है, और ये माइनस एक्स कॉस थीटा आ गया। ठीक है? और ये क्या बचा, कॉस थीटा। अब ध्यान से, ये तो हो गया, आखिरी पार्ट बचा हुआ है, कौन सा आखिरी पार्ट भैया, साइन लगाने वाला। तो साइन लगाने वाला पार्ट मतलब यहाँ पे होगा प्लस, यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे होगा प्लस। अब माइनस माइनस तो नहीं हो सकता, तो मल्टीप्लाई कर दो, इनके साथ प्लस लगेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है? प्लस तो ऐसे भी कहीं परेशान नहीं करता, परेशान तो माइनस करता है, या तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, या माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, चेंज होता है। अब आगे का देखते हैं, तो ये तो प्लस है, हटाओ, x इंटू -x², तो ये क्या बैठा बेटा, -x³, x इंटू -1 -x, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस साइन थीटा इंटू एक्स साइन थीटा, तो साइन थीटा साइन स्क्वायर, तो ये बना x साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या? ठीक है, फिर ये साइन थीटा प्लस का तो हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर? अब देखो जरा, फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा भाई, साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसका आया साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा इंटू माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया,
और कॉस इंटू एक्स कॉस, तो ये क्या बनेगा एक्स कॉस स्क्वायर, तो प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये तीनों चीजें ऐड होंगी बिकॉज ये सबको तो ऐड ही करना था, सब एक ही साथ है। अब सबको ऐड करो यार, चलो आ जाओ ऐड करते हैं। देखो ध्यान से समझो कि यहाँ पे अपनों को दिख रहा है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, जैसे ही माइनस प्लस जुड़ेंगे खत्म हो जाएंगे। फिर एक्स साइन स्क्वायर एडेड विथ एक्स कॉस स्क्वायर, तो तुमको समझ में आ ही रहा होगा, एक्स एक्स कॉमन निकलेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये एक्स और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके 1 बन जाएंगे, तो ये एक्स आ गया, ठीक। और ऊपर क्या बच रहा है, माइनस एक्स क्यूब और ये माइनस एक्स। अब ध्यान से देखो, एक्स इंटू 1 मतलब एक्स, ये एक्स और ये माइनस एक्स कैंसल आउट, बचा क्या, सिर्फ माइनस एक्स क्यूब। मतलब ये इतना बड़ा सवाल, इसका फाइनल आंसर क्या है इतने बड़े डिटर्मिनेंट का, माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 8, 8 का मतलब 2 का क्यूब, दोनों तरफ से क्यूब हटा देंगे तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2, एक्स की वैल्यू -2, एक्स की वैल्यू -2। इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो सकता था, कुछ भी नहीं। इतना बड़ा राम कहानी किए, फाइनल आंसर माइनस एक्स क्यूब आया, माइनस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 8, मतलब एक्स की वैल्यू -2, एक्स की वैल्यू -2। क्लियर, सारे समझ गए, बस दैट्स इट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखो यहाँ पे और कुछ लिखा हुआ नहीं था, तो अगर मान लो अब इसी सवाल में थोड़ा घुमा कैसे सकता था, बोलता फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स और आखिरी में लिख देता फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन। अब जनरली बच्चा ये सारी चीजें पढ़ना भूल जाता है, भूल जाता है। अब अगर ये लिखा रहता फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन, तो एक्स इक्वल्स टू -2 आने के बाद भी तुम लिखते एक्स इक्वल्स टू नो सोल्यूशन। क्यों नो सोल्यूशन लिखते, क्योंकि भैया ये कह रहा है नेचुरल नंबर, आया है आंसर -2, तो नो सोल्यूशन हो जाता। बट ये चीज यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, तो आपका आंसर वैलिड है, ठीक। अब जैसे मान लो इस सवाल में लिखा हुआ है, देखते हैं एक्स क्या निकल कर आता है। तो इस सवाल में फिर से क्या करना है, वही सेम 2 क्रॉस 2 का है, आसान होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2x इंटू एक्स प्लस 3 और माइनस आएगा और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो -3x इंटू -2 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6x इक्वल्स टू यहाँ पे दिया हुआ है 8, ऐसा ही दिया है। चलो आगे सॉल्व करते हैं, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3 6x माइनस 6x इक्वल्स टू 8। ओले ये तो और आसान हो गया, 6x कैंसल आउट हो गया, बचा क्या 2 और उसके साथ देखो ये बचा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 8, 2 से 8 कटा 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब एक्स स्क्वायर अगर 4 है तो x की वैल्यू 2 नहीं होगी, x इक्वल्स टू हमेशा +-2 होगा। क्यों, क्योंकि जब भी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 मतलब 2 स्क्वायर, दोनों तरफ से जब भी आप स्क्वायर हटाएंगे तो हमेशा प्लस माइनस की वैल्यू लगाएंगे, सिंपल सी बात। अब ध्यान दो, यहां से आया तो वैल्यू दो, एक -2 और एक +2, बट यहां पे चूंकि लिखा हुआ है कि x नेचुरल नंबर है तो आप -2 नहीं ले सकते, आपको इग्नोर करना होगा, तो हेंस आपका आंसर बन जाएगा 2। अब देखो यहाँ पे तो इन्होंने आसान कर दिया क्योंकि ऑब्जेक्टिव था, कई बार सब्जेक्टिव सवाल में ऐसा, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा पूछ देते हैं, तो उस केस में बच्चा बस यहाँ निकाल के छोड़ देता है, तो इसी पे नंबर आपके चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिएगा, पूरा पूरा आंसर लिखिए, x इक्वल्स टू +-2, दिस एम्प्लॉइज x इक्वल्स टू 2 आया है। क्यों, क्योंकि फॉर ऑल, या लिख दो सिंस x बिलोंग्स टू n, x क्या था, नेचुरल नंबर था, इसीलिए ऐसा आया। क्लियर, चलिए तो बढ़े अब आगे अगले सवाल की ओर। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट की मदद से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जा सकता है। बहुत ही सिंपल तरीका है, ध्यान से देखो। अब ये ट्रायंगल है, मान लेते हैं इसका एक पॉइंट है x1 y1, पॉइंट ए मानते हैं, पॉइंट बी मानते हैं ये है x2 y2, और ये पॉइंट सी मानते हैं इसको x3 y3, ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास जब 3 पॉइंट्स हैं और पूरा ट्रायंगल्स बना है, तो ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर्मेट। तो एक तुमने पढ़ा होगा, याद करो क्लास 10th में, क्लास 10th में क्या पढ़ा होगा, एरिया इक्वल्स टू हाफ ब्रैकेट में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो। अब अगर नहीं भी पढ़ा तो भी कोई इशू नहीं है, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल इसी का है,
जब 3 कोऑर्डिनेट दिए रहते थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये 10th में पढ़ना था। पढ़ा तो ठीक, नहीं भी पढ़ा तो अब 12th में यही सेम चीज पढ़नी है। बस होएगा क्या, इसी एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप लिखोगे हाफ, और अब आप डिटरमिनेंट में लिख दोगे। क्या लिखोगे? x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, सॉरी ऐसा। अब देखो, इस डिटरमिनेंट का तुमको एरिया मतलब वैल्यू निकालना तो आता है, तो अब जब वैल्यू निकालना आता है तो तुम सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हो। और जब तुम सॉल्व करोगे तो तुमको दिखेगा इसको सॉल्व करने के बाद यही फॉर्मूला आ रहा है। तो रियलिटी में जो 10th में फॉर्मूला पढ़ना था वो आया यहीं से था, बस अंतर ये था कि 10th में ये बता नहीं सकते थे कि ये कहां से आया था, तो याद करवाते थे। ठीक है, तो 10th का ये फॉर्मूला यहीं से बना था, और ये ओरिजिनल फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल इन द डिटरमिनेंट फॉर्म। ये फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। चलो एक लगा के देखते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला 10th का आया यहां से, एरिया ऑफ ट्राइंगल बोल के। अब इसी में 10th में एक और चीज पढ़ाते थे जो अगेन यहीं से आया है। क्या? कोलिनियरिटी। अब कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है? को का मतलब होता है सेम, लिनियरिटी का मतलब होता है लाइन। मतलब जब भी सेम लाइन पे पॉइंट्स लाई करें तो उनको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। क्या? कोलिनियर पॉइंट्स। को मतलब सेम, लीनियर मतलब लाइन, सेम लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स। अब जैसे मान लो ये लाइन है, अब इसी लाइन पे 3 पॉइंट आ जाए, 1 2 और 3, तो तीनों को मिलाएंगे तो लाइन आ जाएगा। अब इस कंडीशन को एक्चुअली में सवाल में दिया जाता है और बच्चों को बोला जाता है कि अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो बताओ ये एक्स क्या होगा, बताओ के क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं कोलिनियरिटी, या फिर कई बार बोला जाता है कि चेक करो कि ये 3 गिवन पॉइंट्स कोलिनियर हैं क्या। तो चेकिंग का तरीका बहुत सेम है। बोला यह जाता है कि जैसे ये 3 पॉइंट है, मानो कि ये तीसरा पॉइंट यहां होता, इस लाइन पे नहीं होता, तो अगर ये तीसरा पॉइंट यहां होता तो ट्रायंगल बन जाता, 3 पॉइंट मिलके। अब अगर ये तीसरा पॉइंट ऐसे झुकते 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 नीचे गिरते गिरते यहां आ गया, मतलब तुमको ऐसा नहीं लग रहा, फील करो कि ये ट्रायंगल झुकते 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 सबसाइड कर गया और लाइन में मिल गया। ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि ये यहाँ पे पहले था लेकिन गिरते 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 वो इसी लाइन में समा गया। तो जब इस लाइन में समा गया मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया? एरिया ट्रायंगल 0 हो गया। तो अगर एरिया ट्रायंगल 0 हो गया मतलब खत्म। तो रियलिटी में आपको जब 3 पॉइंट दिया जाता है ए बी सी, तो आपको हमेशा मानना है कि ये ए बी सी से ट्रायंगल बना हुआ होगा और इसका एरिया निकालना है। एरिया ट्रायंगल एबीसी निकालना है। और अगर कोलिनियर होगा ये तीनों पॉइंट, अगर ये बी एक ही लाइन पे लाई कर रहा होगा, तो यहाँ ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। बनेगा नहीं मतलब उसका एरिया 0 होगा। तो एरिया ट्रायंगल एबीसी को 0 करना होता है, और दिस इज द कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। कि कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी में हम वही लिखते हैं फॉर्मूला सेम, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहाँ y3 और यहाँ 1 1 1 और इस पूरे को इक्वल टू 0। तो जब भी आप डिटरमिनेंट को 0 करते हैं, दैट इज द कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। समझ पाए क्या? समझ गए? ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज डन। चलिए जी, तो कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी हो गया, क्लियर है। चलिए अब एक सवाल करते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी पे। सवाल क्या है? केस स्टडी का एक सवाल है। सवाल कहता है, अ फार्मर हैज अ क्वाड्रिलैटरल फील्ड, ठीक है, वेयर ही ग्रोज डिफरेंट क्रॉप्स इन द शेप ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। For this he needs to measure the area of the field, which is given below as area of triangle ABC whose vertices are A, B and C is given by determine this। तो इसने बता दिया केस स्टडी में कि भैया आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है या करना पड़ेगा, जो भी कह लो। ठीक, अब ट्रायंगुलर फील्ड लगे हुए हैं, ट्रायंगुलर का एरिया निकालना है। अब देखो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड विथ -1 2 2 3 6 1। 4 ऑप्शंस, बहुत सिंपल है। क्या करोगे? हाफ यहां लगाओगे, डिटरमिनेंट बनाओगे। पहले माइनस x1 x2 x3, तो -1 2 और 6, फिर y1 2 3 1 3 1 और फिर 1 1 1। क्लियर है? अब क्या करना है तुमको? सेम तरीका अपनाना है। कौन सा सेम तरीका? कि भैया आपको इसको पकड़ना है, इसको काटना है, इसको काटना है। ठीक है, अब थोड़ा मन मन में करते हैं। तो मैं लिख रहा हूं, ये हाफ को भूलते हैं, बाद में हाफ कर देंगे। -1 मल्टीप्लाइड 3 और -1 3 -1 फिर 2, इधर वाला 2 ले लेते हैं। तो जब इधर वाला 2 ले लेंगे तो अब मैं काट नहीं रहा हूं, थोड़ा मन में करने की कोशिश करो कि भैया अगर तुम इधर वाले 2 को काटते हो तो ऐसे और ऐसे कटेगा, मतलब डिटरमिनेंट जो नंबर्स बच जाएंगे वो ये दोनों बच जाएंगे।
तो 2 और -6, 2 -6 और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई, और आपको पता है प्लस माइनस प्लस चलता है, तो प्लस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, अब तीसरे वाले का प्लस होगा, तो तीसरा वाला ये 1 1 ब्रैकेट में आ जाओ, 1 से काटेंगे ऐसा तो 2 1 2 -18, 2 -18 क्लियर है। अब 2 -18 और ये 1 है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्लस लगता है तो प्लस ही रहेगा एज इट इज, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो इसको माइनस कर दिया, और प्लस मल्टीप्लाई हुआ तो अगेन प्लस ही रहेगा, ठीक है। 3 इंटू 1 सॉरी 3 -1 2, 2 इंटू -1 -2, 2 -6 -4 -4 -2 +8, प्लस का 8, और उसके बाद 2 इंटू -18 2 -18 -16 इंटू +1 तो -16। अब ध्यान से देखो क्या आ गया, 8 -2 6, 6 -16 -10, टोटल इन तीनों का एडिशन क्या आ रहा है -10। तो अब ध्यान से देखो ये आया बेटा -10। अब यहाँ पे मॉड लगा हुआ होता है, क्यों लगा हुआ होता है मॉड, मतलब यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने बट होता है, मतलब तुम लिख लो ऐसा, मॉड क्यों होता है, क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखो समझो एरिया तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो एरिया नेगेटिव आप कैसे निकालोगे, तो इट्स एरिया नेगेटिव कभी नहीं होगा, तो आपका अगर नेगेटिव आया भी है तो आप इसको मॉड लगा दो और प्लस मान लो, और डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि ये हाफ था, तो 10 का आधा मतलब फाइनल एरिया आपका बना 5, एंड हेंस दैट्स द आंसर, क्लियर है। तो आपका आंसर बना 5 स्क्वायर यूनिट, या यूनिट स्क्वायर जो कह लो, क्लियर। तो इस तरीके से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, क्लियर। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका आ गया। अब इसी प्रकार से और सवाल क्या पूछे जा सकते हैं, तो और सवाल ये पूछा जा सकता है, जैसे मान लो इसमें दिया गया 3 पॉइंट आर कोलिनियर, बोल दिया ना कि ये तीनों कोलिनियर है, अब देखो इसमें अननोन है एक के, है ना, तो अगर ये तीनों कोलिनियर है मतलब इनके एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जैसे मैंने अभी सिखाया था। तो अब आपको यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है और उसको इक्वल टू 0 करके के की वैल्यू निकालनी है। देखो आप क्या लिखोगे, हाफ, डिटर्मिनेंट बनाओगे, लिखोगे 2, फिर लिखोगे के, फिर लिखोगे 0, फिर ये लिखोगे -3 -1 और 4, और फिर 1 1 1, क्लियर। और ये पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब लगा लो दिमाग, दिमाग कैसे लगाओगे, 2 हाफ को भूल जाते हैं, 2 2 से मल्टीप्लाई इधर काटा तो -1 और -4, -1 -4, फिर के, तो के तो माइनस के साथ जाएगा, क्यों माइनस, आपको पता ही है ऑल्टरनेट में चलता है साइन, तो मैंने पहले 2 लिया फिर के लिया, तो 2 के साथ प्लस वाला, के साथ माइनस वाला, के को काटो ऐसे ऐसे, तो ये आ गया -3 इंटू 1 -3 ऐसा, और फिर 4 इंटू 1 तो -4, क्लियर। और फिर आखिरी वाला, अब देखो इसमें भी चतुराई करनी चाहिए, कैसे चतुराई, अब अगर मैं 2 को पहला लेता और दूसरा -3 तो तीसरा 1, तो तीसरे को भी लिखना पड़ता, अभी मेरे को तीसरा नहीं लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि तीसरा है 0, अब 0 में प्लस आए माइनस आए और ब्रैकेट में क्या आए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई करके सब 0 दे देगा बस। तो ये चतुराई अगर तुम लगाओगे तो तुरंत आंसर आएगा। अब ये टोटल जो आना चाहिए, जो भी आना चाहिए, अभी नहीं पता क्या आएगा, कर भी लेते हैं इनफैक्ट, -1 -4 -5 इंटू 2 -10, ठीक है, -3 -4 -7 -7 इंटू -7 इंटू -के +7 के, और ये टोटल वैल्यू 0 होनी चाहिए, ऐसा ही ना, इसमें 2 से डिवाइड था तो तुम चाहो तो 2 से डिवाइड कर लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे भी ये 2 इधर ही चला जाएगा, क्लियर। तो अब -10 + 7 के इक्वल्स टू 0, तो जैसे ही तुम करोगे -10 + 7 के इक्वल्स टू 0, 10 उठ के इधर जाएगा, 7 के इक्वल्स टू 10 आएगा, 7 को नीचे भेज दो, के की वैल्यू 10/7, समझ गए, देखो आंसर आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से ये सारे सवाल बनाए जाते हैं, और इनफैक्ट ऐसे ही सवाल पूछे भी जाते हैं बोर्ड में कि आपका कोलिनियर दे दिया, एक अननोन दे दिया, बताइए अननोन की वैल्यू, तो हेंस वी हैव गॉट द अननोन वैल्यू। ठीक है, चलिए अब अगला अगला कहता है इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस इज 3 स्क्वायर यूनिट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब ऐसे सवाल भी आएंगे कि भैया एरिया पूछा, एरिया आपको बता दिया और इस बार अननोन दे दिया के, तो बोला कि बताइए कि क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हालांकि तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा सकते हो, लेकिन बार बार चूंकि पढ़ाया भी वही गया है, सिलेबस में भी वही है, तो बच्चा ना हमेशा एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाता है, फिर वो भूल जाता है कि आसानी से भी बन सकता है सवाल। जैसे इस सवाल में पर्टिकुलरली तुमको डिटर्मिनेंट नहीं लगाना पड़ेगा और आसानी से बन जाएगा, क्यों, थोड़ा दिमाग लगाओ। जैसे
अगर आपका ये कोऑर्डिनेट प्लेन है तो ये 0 0 दिया हुआ है, ऐसा ही है ना, तो ये 0 0 मतलब एक, अगर मैं सबको मान लूँ ये A है, ये B है और ये C है, तो ये मान लूंगा मैं A, तो A 0 0। अब B जो पॉइंट, सॉरी A नहीं C, नहीं क्या, सॉरी B, ये B जो पॉइंट है, ये B पॉइंट क्या है 0 0, C पॉइंट क्या है, यहाँ पे मानते हैं कहीं K 0 रहा होगा, बिकॉज K तो यहीं रहेगा, और A पॉइंट 1 3, मतलब 1 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो A पॉइंट जो है ये 1,3, ऐसा ही है। अब अगर इन तीनों से मिला के मैं ट्रायंगल बनाता हूं तो एक बात बताओ, आप ये बात साफ साफ आसानी से समझ पा रहे हो क्या, कि यहाँ पे जो इसका, कहाँ गया, यहाँ पे जो इसका हाइट है, देखो तो ये हाइट 3 यूनिट दिख रहा है क्या, बिकॉज वाई एक्सिस 3 है, तो हाइट 3 यूनिट हो गया, और बेस कितना दिख रहा है बेटा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ के यूनिट्स है, तो बेस मेरे को साफ साफ के दिख गया, हाइट 3 दिख गया, एरिया 3 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, मैं लगाऊंगा हाफ इंटू बेस के और हाइट 3, हाइट 3 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर यूनिट्स। कुछ नहीं करना, एक सेकंड में दौड़े दौड़े आंसर आ गया, 2 को इधर भेज देंगे, के की वैल्यू 2। बताओ, अब अगर यही डिटर्मिनेंट से बैठते बनाने, डिटर्मिनेंट लगाते तो देखो ये करना पड़ता, पूरा ये सॉल्व करते, सॉल्व करके प्लस माइनस ये वो फलाना ढिमकाना, तब आंसर आता है ना, समझ रहे हो। प्लस माइनस 2 क्यों आया, हमारा तो एक ही आया, हमारा एक इसलिए आया क्योंकि हमने पहले से बाय डिफॉल्ट मान लिया कि K0 इधर है, ये भी तो हो सकता है ये सेम चीज उठ के इधर आ जाए, ऐसा भी मुमकिन है, तो अगर ये K वाला पॉइंट इधर आ जाता तो -2 पे आता, बस इतना ही अंतर है, समझ गए क्या, बस, तो ऐसे आंसर आ गया, हालांकि हमारे ऑप्शन में सिर्फ 2 दिया है तो 2 बन गया हमारा। ठीक है, तो आप इस बात का भी खास ध्यान रखिएगा कि हालांकि ये आंसर बन तो जाएगा डिटर्मिनेंट से, बट हर बार डिटर्मिनेंट लगाते लगाते इंसान इतना आदी हो जाता है डिटर्मिनेंट लगाने का कि फिर वो भूल जाता है कि कोई सवाल जो देखने में बहुत कठिन लग रहा है या लग रहा है डिटर्मिनेंट सही बनेगा, शायद वो डिटर्मिनेंट लगाए बगैर आसानी से बन जाए, और इस पे कोई नंबर नहीं काट सकता, भले आप 12th में पेपर दे रहे हो, बट आप लगा सकते हो ये तरीका। क्लियर, चलिए जी, अगर क्लियर है तो बढ़े आगे, अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल क्या है, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब ध्यान से समझो, यार ये सवाल तो हमसे पूछा ही नहीं गया, हम कैसे बताएं, हमसे पूछा गया है नहीं पूछा गया, तो हमसे जब पूछा ही नहीं गया इक्वेशन ऑफ लाइन, तो हमसे मतलब ये सवाल पूछा नहीं गया, नहीं ये सवाल तो हमें पढ़ाया नहीं गया, हमें अभी तक, एक बात बताओ, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग तो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया, फिर क्यों पूछा गया, तो समझो इसमें छुपा हुआ है जो हमने पढ़ा है, कैसे, इसमें कहता है दो पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है 2,1 और ये पॉइंट है 3,5, अब हमें बोल रहा है कि भैया बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा, हमको क्या पता क्या होगा, लेकिन अपने को एक बात पता है, इक्वेशन बताने के लिए हमेशा जरूरी क्या होता है कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली इस पे घूमने वाला हर एक पॉइंट, यही होता है मतलब, तो मैं अपने मन से मानता हूं कि इस पे कोई घूम रहा होगा, कोई आर्बिट्ररी पॉइंट, से फॉर एग्जांपल x, y, मान लिया। अब देखो तो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि ये तो कोलिनियरिटी की कंडीशन आ रही है, ऐसा फील हो रहा है, तो अगर ये कोलिनियरिटी की कंडीशन आ रही है, मतलब ए बी सी का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करना चाहिए, 0 करना चाहिए, बस बन गया तुम्हारा आंसर, हाफ मॉड डिटर्मिनेंट के अंदर 2x 3 और फिर 1 y और 5 और यहाँ 1 1 और 1, अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करके इक्वल टू 0 करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से अगर आप करें, हालांकि मैं आपको बता दूं, आपने ऑलरेडी स्ट्रेट लाइंस में 11वीं कक्षा में पढ़ चुका है आप ये वाला तरीका, y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1, और ये m की वैल्यू क्या होती है, ये होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म है ना, तो 2 पॉइंट अगर दिए हुए हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा, लेकिन डिटर्मिनेंट से भी इसको ऐसे निकाल सकते हो, तुमको जो सही लगे, आसान लगे, हालांकि अगर ये केस स्टडी दिया हुआ है और डिटरमिनेंट का फॉर्मूला दिया हुआ था, तो दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू अप्लाई डिटरमिनेंट, बोर्ड एग्जामिनेशंस में, सब्जेक्टिव पेपर में ऐसा ही होगा, वहां पे ऐसे बना दोगे तो शायद नंबर कट सकते हैं, शायद, ठीक है। चलिए जी, तो अब बस इसके आगे सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि ये अगर एमसीक्यू है तो मैं तो इतना सॉल्व भी नहीं करूंगा, मैं तो आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है, अगर एमसीक्यू होता तो मैं क्या करता, मैं सीधा सीधा पॉइंट डाल लेता और देखता कहाँ वैलिड है, 2 1 4 2 8 -1 7 वैलिड हो रहा है, फिर ये भी डाल लेते हैं, 4 3 12 -5 7 ये वैलिड हो रहा है, दोनों जगह पे, दोनों पे,
फिर यहाँ पे 2 और 1 डालो, 2 और इक्वल्स टू 3 ये वैलिड नहीं है। फिर ये 2 1 यहाँ डाल लेते हैं, 2 इक्वल्स टू 1 वैलिड नहीं है, 2 माइनस 1 ये भी वैलिड नहीं है। तो यही आंसर आ गया, मैंने बस पॉइंट डाल के चेक कर लिया, आंसर आ गया। तो अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो मैं तो हमेशा शॉर्टकट मेथड से जाऊंगा कि भैया पॉइंट डाल दूं, अगर सेटिस्फाई है बल्ले बल्ले। सब्जेक्टिव रहेगा तो इस तरीके से जाऊंगा। क्लियर? बल्ले बल्ले बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। चलिए जी, अब बात करते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की। तो अब माइनर एंड कोफैक्टर क्या है भैया, समझो। देखो, माइनर और कोफैक्टर कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज है। कैसे सिंपल सी चीज है? याद करो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमको डिटरमिनेंट निकालना सिखाया था, जिसमें बताया था 1 2 3 4, और मैंने बोला था कैसे वैल्यू निकालते हैं इसकी। तो मैंने बोला था भैया ये वाला एलिमेंट पहला वाला पकड़ना है, इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल काट देना, और जो बचा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना। तो जब काट देते हो ना, तो काट देने के बाद जो बचता है ना, इसे ही माइनर कहते हैं, इसे ही माइनर कहते हैं। समझ गए? बस माइनर का सिंपल सा डेफिनेशन, ये 2x2 में भी होगा, 3x3 में भी। जैसे मान लो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगर ऐसा सा एलिमेंट है और यहाँ पे मैंने इसको काटा ऐसा और ऐसा, तो ये पूरा ये जो बच रहा है ना, ऐसा वाला 5 6 8 9, ये बनेगा इसका माइनर। किसका माइनर? माइनर कभी अपना मतलब अकेला ऐसे माइनर नहीं बोल सकते, तुमको हमेशा बोलना होगा इसका माइनर। जैसे यहाँ पे ये 1 का माइनर है, ये 4 भी यहाँ 1 का माइनर है, तो 1 का माइनर और इसका वैल्यू फिर निकाल दो डिटरमिनेंट में। जैसे 9 5 45 माइनस 8 6 48, 45 माइनस 48 माइनस 3। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा माइनर ऑफ 1 इक्वल्स टू माइनस 3, यहाँ पे मैं बोलूंगा माइनर ऑफ 1 इक्वल्स टू 4। क्लियर? समझ गए? अब माइनर अगर तुम समझ गए हो, तो माइनर के बाद कोफैक्टर और आसान है। कैसे आसान है, समझो। मैंने तुमको अभी भी थोड़ी देर पहले जब पढ़ा रहा था साइन, तो मैंने एक चीज बताई थी कि जब ऐसे सॉल्व करते हैं ना, तो प्लस माइनस प्लस ऐसा लगता है। और ये जब प्लस माइनस प्लस पढ़ा रहा था, तो वहां पे तुमने देखा होगा कि एक ऐसा सा डिटर्मिनेंट आया था जिसमें साइन बने हुए थे, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसा साइन बना हुआ था। और इसमें मैंने तुमको दिखाया था कि देखो, मैंने अभी भी पढ़ाया प्लस माइनस प्लस ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, हमेशा ऑल्टरनेट रहता है। तो पता है ये वाला जो टेबल, ये जो डिटर्मिनेंट बनाया हुआ था, ये बनाया क्यों गया था? इसी के लिए। इसी के लिए मतलब, अब ध्यान से समझो, माइनर मैंने 1 का तो बता दिया -3, फिर जब तुम 4 का माइनर निकालने आओगे तो 4 में क्या करोगे? 4 में भी वही सेम काम, वही सेम काम। मतलब 4 में तुम आओगे और तुम बोलोगे कि ये 4 है, इसको ऐसा काटा ऐसा काटा, और फिर बच क्या जाएगा? 2 3 8 9। फिर तुम करोगे 2 9 जा 18 माइनस 8 3 जा 24, 18 माइनस 24 मतलब -6। तो जब तुम लिखोगे माइनर ऑफ 4, माइनर ऑफ 4, तो तुम्हारा वैल्यू क्या आया? 2 9 जा 18 माइनस 24, 18 माइनस 24 होता है -6। ये -6 माइनर तो आ गया, बट को फैक्टर में होएगा क्या कि यहां वाला साइन क्या था? प्लस माइनस प्लस ऐसा था, तो यहां का साइन क्या था? माइनस। देखो यहां पे माइनस था, तो अब तुम लिखोगे को फैक्टर ऑफ 4, को फैक्टर ऑफ 4 इज इक्वल्स टू ये वाला माइनस साइन इनटू जो भी माइनर आया। माइनर क्या आया? -6, तो -6, तो आंसर आ जाएगा +6। तो देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तुमको लगा होगा, बट ये है बहुत आसान। करना क्या है? कुछ नहीं करना। आपका माइनर तो आपको एक बार में समझ में आ गया होगा। जो भी माइनर आया है, उस माइनर को उस साइन से जो मल्टीप्लाई कर दो, जो साइन आपने यहां लिखा है, इस साइन से अगर मल्टीप्लाई कर दिए, तुम्हारा आंसर जो आएगा वही होगा कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होगा? जैसे 4 है, 4 है, तो 4 का हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल काटा, वैल्यू क्या आई माइनर की? -6। ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल काट के ही माइनर आता है, माइनर आ गया -6, माइनर हो गया -6। अगर इसी 4 का तुमको कोफैक्टर निकालना है, तो क्या करोगे? इस -6 को मल्टीप्लाई कर दो जो 4 वाले पोजीशन का साइन है। 4 वाले पोजीशन का साइन माइनस था, माइनस इंटू -6 कर दिया, आंसर आ गया कोफैक्टर। तो ये होता है कोफैक्टर और माइनर। माइनर का सिंपल मतलब कि आपने जो भी डिटरमिनेंट लिया है, उसमें जिसका भी माइनर निकालना है उसको पकड़ो, हॉरिजॉन्टल काटो वर्टिकल काटो, जो बच गया उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल दो, हो गया माइनर। तो ये पूरी चीज आपकी बन गई माइनर। और माइनर में जब आप साइन मल्टीप्लाई कर देते हो, साइन इंटू माइनर कर देते हो, तो साइन इंटू माइनर आपका बन जाता है कोफैक्टर। कोफैक्टर
सारे लोग समझ गए क्या? बस इतना ही सिंपल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्सपेंशन, ऑब्जर्वेशन, ये सब मैंने आपको बता दिया। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट क्या होता है भैया, समझते हैं एडजॉइंट को भी। देखो एडजॉइंट क्या होता है, तो एडजॉइंट बेसिकली एक को फैक्टर के मैट्रिक्स को कहते हैं। को फैक्टर का मैट्रिक्स मतलब, अब जैसे मान लो कैसे बताऊं, हाँ इसको ऐसे बताते हैं। इधर आ जाओ। जैसे अभी अभी मैंने तुमको बताया कि A11 का को फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो A11 का को फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले माइनर निकालो, ऐसे काटा तो ये जो बचा है इसकी वैल्यू जो बचेगी ये माइनर आएगा। इस माइनर में आप मल्टीप्लाई कर दोगे साइन तो को फैक्टर आ जाएगा। तो जो भी आया, मान लेते हैं 3 आया, 3 और ये तो प्लस का रहता है तो +3 को फैक्टर भी 3 आ जाएगा। तो आप एक नया डिटरमिनेंट बनाओ, नया डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स बनाओ, जैसे यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हुआ है ना, तो आप एक नया मैट्रिक्स बनाओ जिसमें पहला एलिमेंट आपका ये वाला एलिमेंट होगा 3। 3 क्या है? इस एलिमेंट का कोफैक्टर। तो एडजॉइंट कहते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स का। कोफैक्टर मैट्रिक्स को एडजॉइंट कहते हैं और उसका ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग बेसिकली यूज करते हैं इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालने में। किसमें? इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालने में हम लोग एडजॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। बट आप अभी बस इतना जानो, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। एडजॉइंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया तो चलो मैं पहले एक बार 2x2 से बताता हूँ। जैसे मान लो है 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है, से फॉर एग्जांपल ए। रंग बदलता हूं, ध्यान से देखते रहना। एड जॉइंट, गुड वन। तो एड और जॉइंट, होए होए होए। हाँ ध्यान से देखो, अभी ए मैट्रिक्स है तो 1 का को फैक्टर हो जाएगा 4। को फैक्टर डायरेक्ट क्यों? क्योंकि माइनर भी वही होगा और साइन तो प्लस ही है तो इसका को फैक्टर हो जाएगा 4। फिर 2 का क्या होगा? तो 2 को ऐसे घेरो इधर इधर तो ये 3 आएगा। लेकिन 2 माइनस वाले पोजीशन पे क्यों हो? क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसा ही होता है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसा ही होता है। तो ये माइनस वाले पे है तो इसका माइनर 3 है, लेकिन माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके को फैक्टर बनेगा -3। ठीक है, फिर वैसे ही 3 को ऐसे ऐसे काटोगे तो क्या बनेगा? 2। 2 यहाँ पे आएगा लेकिन ये माइनस साइन के पास है तो ये -2, और फिर 4 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये बताओ, ये देखो ये बन गया को फैक्टर मैट्रिक्स। को फैक्टर मैट्रिक्स क्लियर? अब इस को फैक्टर मैट्रिक्स को अगर तुम ट्रांसपोज कर देते हो, ट्रांसपोज मतलब रो जो है उसको कॉलम की तरफ लिख दो और कॉलम जो है वो उसको रो की तरफ लिख दो। ठीक है, अब जैसे मान लो पहला वाला रो है तो पहला वाला रो है 4 -3, तो मैं अगर इस 4 -3 को ऐसा लिख दूं 4 और नीचे -3 लिख दूं, कॉलम बना दो, इस रो को मैंने कॉलम बना दिया। दूसरा वाला रो उसको भी कॉलम बना देते हैं तो ये बन जाएगा -2 1। तो इसे ही कहते हैं एडजॉइंट। ये क्या हो गया ऊपर जो आया, इसे कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। समझ गए? तो एडजॉइंट ऐसे निकालते हैं। अब देखो 2x2 में तो फिर भी आसान था, 3 स्टेप में हो गया। होएगा तो यहाँ पे भी 3 स्टेप में ही, लेकिन अब तुम समझ पा रहे होगे कि 3x3 में एडजॉइंट निकालना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे, पहले तो इसको पकड़ोगे, पकड़ने के बाद इसका वैल्यू निकालोगे क्रॉस क्रॉस करके, फिर वो वैल्यू यहाँ लिखोगे। ठीक, फिर दूसरा निकालोगे, वैल्यू लिखोगे, फिर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर तीसरा, ऐसे करके 9 एलिमेंट्स लिखोगे। 9 एलिमेंट्स लिखने के बाद फिर उसको ट्रांसपोज करोगे। तो 3x3 में एडजॉइंट बनाना सबसे कठिन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे जनरली नहीं पूछा जाता है लेकिन सब्जेक्टिव में तो कई कई पूछ देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए जी, तो ऑब्जर्वेशन ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि एडजॉइंट इसमें क्या होगा, क्रॉस क्रॉस। अब जैसे देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो तुमको दिखेगा क्या कि ये जो 1 2 3 4 है, तो ये वाले नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, देखो डायगोनल एलिमेंट्स फ्लिप कर गए, 1 4 का 4 1 हो गया। नॉन डायगोनल सेम रहे बट इनका साइन अपोजिट हो गया। अगर यहाँ माइनस रहता तो वो प्लस हो जाता, यहाँ प्लस था दोनों इसलिए दोनों माइनस हो गया। हुआ ना? तो ये ऑब्जर्वेशन है एडजॉइंट के लिए। 2x2 में ऐसा होगा, 3x3 में ऐसा नहीं होगा। क्लियर? बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की। अब प्रॉपर्टीज में क्या है, ये 4-5 प्रॉपर्टी जो है ना वो सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में तो आते ही आते हैं, लेकिन कंपटीशन में इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, खासकर आईआईटी जैसे कंपटीशन में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टीज को एकदम दिमाग में बैठा लो। क्या है 4 प्रॉपर्टीज? ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए। ठीक है, मतलब क्या? अब आपको ये पता है मैट्रिक्स में
a इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन इज नॉट इक्वल टू b इंटू a का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इसीलिए ये कॉमन चीज नहीं है कि ए बी इक्वल्स टू बी ए अगर हो रहा हो, बट एडजॉइंट में ये प्रॉपर्टी है कि आप ए को एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई करो या फिर एडजॉइंट ऑफ ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करो, दोनों ही केस में सेम आंसर आता है। और वो आंसर क्या होता है? वो आंसर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना होगा? उसी ऑर्डर का होगा जिसे ऑर्डर का ए और एडजॉइंट है। ए और एडजॉइंट मान लो 2x2 का है तो ये भी 2x2 का आइडेंटिटी बनेगा, 3x3 का है तो ये भी 3x3 का बनेगा। और इसमें बाहर में ये एक स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज डिटर्मिनेंट तो आपको पता है एक वैल्यू होता है, तो वैल्यू स्केलर वैल्यू क्या रहेगी? डिटर्मिनेंट ए। क्लियर? ये पहली प्रॉपर्टी याद रखिएगा। और वैसे एक बार में याद नहीं भी होगा तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू लर्न कंप्लीटली, बट ये आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको उतना ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। दूसरा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आपको बता ही दिया कि भैया यहाँ पे सारे एडजॉइंट ऑफ ए की कैसे निकलेंगे। एडजॉइंट का मतलब सिंपल होता है कि भाई कोफैक्टर का मैट्रिक्स लिया, उसका ट्रांसपोज कर दिया। तो ये जो एडजॉइंट ऑफ ए है उसका डिटर्मिनेंट अगर निकालोगे तो वो इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n माइनस वन। एन क्या है? n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हर जगह n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर मान लो 3 ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है 3x3 का, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर 3 माइनस वन मतलब 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर 2, ये होगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर 2 अगर 3x3 है तो। क्लियर? ये दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी की बात करें तो a इंटू बी अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है और उसका एडजॉइंट निकाला जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो वो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जब फ्लिप करता था, याद करो जब हम डैश लगाते थे, ट्रांसपोज, याद आ रहा है? मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि अगर मान लो ए बी और इस पे ट्रांसपोज लगा हुआ है तो ये जब भी ट्रांसपोज दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो बी डैश इंटू ए डैश हो जाएगा। क्लियर? अब तो ये हो गया तीसरा प्रॉपर्टी। तो ऐसे ही एडजॉइंट भी अगर दो के मल्टीप्लीकेशन पे लगाया तो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा बट फ्लिप कर देगा, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। और चौथी प्रॉपर्टी की एडजॉइंट ऑफ ए होगा, 2 बार अगर एडजॉइंट लगा है तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n माइनस टू इंटू मैट्रिक्स ए। ठीक है? अगर 2 बार एडजॉइंट लगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n माइनस टू इंटू मैट्रिक्स ए। अब ये 4 प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखेंगे तो आपके 90% सवाल तो बन जाएंगे कंपटीशन की, आपके बोर्ड लेवल के तो 100% सवाल बन जाएंगे। ठीक है? चलिए जी, तो सवाल करते हैं एक मजेदार। कहता है कि ये मैट्रिक्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ M12। M12 मतलब माइनर 12 मतलब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो ये वाला, सेकंड कॉलम ये वाला, मतलब इसका आपसे माइनर मांगा है। फिर वैसे ही माइनर 2 3 मांगा है, कोफैक्टर 2 3 और कोफैक्टर 3 3। तो मैं ऐसा करता हूं कि एक माइनर निकाल देता हूं, एक कोफैक्टर निकाल देता हूं। एक माइनर एक कोफैक्टर आप अपने से निकाल लीजिएगा। सॉल्यूशन यहां दिया है। अब माइनर 12 पकड़िए, तो माइनर 12 ये है, इसका माइनर चाहिए तो ऐसा काटे, बचा क्या? 2 3 जा 6, तो माइनर 12 निकाल रहे हैं। 2 3 जा 6 माइनस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8, तो माइनस ऑफ माइनस 8। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 6 और 8, आंसर आ गया 14। बल्ले बल्ले, सिंपल था। क्लियर? तो ये हो गया माइनर ऑफ 12। क्लियर? अब बात करते हैं कोफैक्टर ऑफ 2 3। तो कोफैक्टर ऑफ 2 3 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम के लिए इसको तो पहले गायब करते हैं। अब सेकंड रो ये, थर्ड कॉलम ये, इसका और इसका कोफैक्टर मांगा जा रहा है, तो पहले तो माइनर निकालो। तो सॉरी, कोफैक्टर नहीं, माइनर ऑफ 2 3। माइनर ऑफ 2 3 इसको ऐसे काटेंगे, इसको ऐसे काटेंगे, -1 फिर -4 3 जा 12, तो -1 -12 आंसर -13। क्लियर? अब इस पे माइनर पे साइन लगेगा तब कोफैक्टर आएगा, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस पे माइनस है तो अगर यहाँ पे माइनस आ जाओ, माइनस लगाओगे, इस पे एक और माइनस, तो कोफैक्टर ऑफ 2 3 बनेगा माइनस ऑफ -1 3। तो आंसर इज 13। तो कोफैक्टर 2 3 आ गया 13, माइनर ऑफ 1 2 आ गया 14, एंड हेंस दैट्स द आंसर। चेक करते हैं। पहले का 8 + 6 14, को माइनर ऑफ 1 2, कोफैक्टर ऑफ 2 3 13। ठीक है? था सिंपल, समझ गए? बचे हुए 2 को आपको निकालना है, आंसर यहां दिया हुआ है। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल कहता है मैट्रिक्स ए है ऐसा दिया हुआ है, देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब इसका एडजॉइंट निकालने बोल रहा है, तो देखो निकाल लेते हैं।
और मैंने आपको बताया था 3x3 का मैट्रिक्स काफी लंबा वक्त लगता है, तो थोड़ा आसान तरीका, मतलब जल्दी जल्दी से कैसे निकालेंगे। तो आपको एक बात तो पता है कि मैट्रिक्स निकालने के लिए पहले माइनर निकालो, उसमें साइन लगाओ तो कोफैक्टर बन जाएगा। तो पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं, बाद में उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ ए, मैट्रिक्स ए का कैसे निकलेगा। इसको इनसर्कल करके ऐसा और ऐसा काटते हैं, तो 0 और माइनस ऑफ -6, ऐसा ही ना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0, फिर माइनस करते हैं, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस ऑफ -6 मतलब +6। तो पहला एलिमेंट 6 आ गया। ठीक ठीक वैसे ही आप दूसरे को कीजिए, लेकिन हर बार काटते नहीं है, थोड़ा मन में करते हैं, क्योंकि हर बार काटना पॉसिबल नहीं है। तो अब जैसे दूसरे यहाँ पे लिए 2, तो ऐसे कटा ऐसे कटा, -12 -4 -16, तो ये -16 कर दिया। अब ध्यान दीजिए -16 मत कीजिए, क्यों? क्योंकि ये आप फिर नहीं तो माइनर बना देंगे। माइनर आ गया ना, क्योंकि -16 माइनर है। बट अगर आपको कोफैक्टर बनाना है तो आपको पता होना चाहिए ये प्लस फिर ये माइनस होता है, तो यहाँ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू -16 +16 बनेगा, तो ये +16 कर दिया। तीसरा वाला तो प्लस ही रहता है, काटिए ऐसे ऐसे, तो 18 और -0, 18 - 0 मतलब 18। फिर वैसे ही इसको काटा, तो इसको काटा तो 8 और 0 तो 8, फिर इसको बीच से काटा तो 4 और 0 तो 4। अच्छा, यहाँ पे 4 नहीं रहेगा, ये प्लस माइनस प्लस और ये माइनस होगा, तो ये माइनस और ये तो प्लस ही रहेगा, ऐसा ही ना। तो या फिर ऐसा कर लेते हैं, देखो अब इसमें बार बार कंफ्यूजन आएगा, होएगा क्या, अभी जैसे मेरे को कंफ्यूजन आ रहा है वैसे तुमको भी आएगा। तो करना क्या है, बड़ा सिंपल सा है। ऐसा करो कि अभी तुम सिर्फ माइनर का लिख लो, माइनर का लिख लो जो साइन आ रहा है। तो अब जैसे यहाँ पे माइनस आया था, यहाँ पे कुछ नहीं आया था, प्लस आया था, तो माइनर का सारा लिख लेते हैं, बाद में इसका साइन पलटेंगे। तो अभी इसका 4 आ गया, लिख लिया, इसका 4 आ गया। अब इसको काटो ऐसे, तो ये कटा तो -6 और -8, -6 -8 -14, -14 लिख दिए। फिर इसमें काटो तो 2, तो 2, फिर इसमें काटो तो इसमें 1 और ख़त्म तो 1, और फिर इसमें काटो तो 0 और माइनस ऑफ -6 तो +6। यहाँ तक हो गया। अब ध्यान से देखते चलो, प्लस माइनस प्लस में जहां माइनस आए वहां साइन पलट देना, तो प्लस सेम रहेगा, माइनस आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर होता कैसे है, ये ऐसे ही होता है ना, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, सारे ऑल्टरनेट में चलते हैं। तो प्लस माइनस इंटू -16 खत्म, प्लस एज इट इज, फिर ये माइनस रहेगा तो माइनस डाल दो, फिर ये प्लस रहेगा, ठीक, फिर ये माइनस होगा तो प्लस कर दो, फिर इधर आ जाओ, ये प्लस रहेगा तो एज इट इज, ये माइनस रहेगा तो माइनस डाल दो, और ये प्लस रहेगा एज इट इज, बन गया कोफैक्टर। तो आखिरी में साइन डालना बुद्धिमानी होगा, ये समझ गए। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इस पूरे मैट्रिक्स का अपने मन मन में ही सॉल्व करके माइनर बना दिया, कोफैक्टर करने के लिए साइन पलट दिया, दैट्स इट, क्लियर। ये बन गया कोफैक्टर। अब एडजॉइंट चाहिए तो बस इसका ट्रांसपोज, दैट्स इट, एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब एक बार ये 6 -8 और ये 2, तो ये जो रो था, ये जो कॉलम था, इसको तुमने रो बना दिया। फिर दूसरा कॉलम 16 4 1, तो 16 4 -1, फिर 18 14 और 6, बन गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, दैट्स इट। तो इस तरीके से आप एडजॉइंट निकाल सकते हैं, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा पेशेंस से चलना होगा, क्योंकि जो गलतियां होती हैं ऐसे सवालों में प्लस माइनस में होती हैं, और प्लस माइनस में हुई तो कई बार नंबर भी बदल जाते हैं, और नहीं तो साइन भी बदला तो भी नंबर जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, आ गया पूरा का पूरा अपना आंसर। 6 16 18 -8, एक मिनट, ये यही सेम आया क्या अपना भी? 6 -8 2 16 4 -1 18 14 6, 6 -8 2 16 4 -1 18 14 6, बिल्कुल सही है। चलिए जी, अब अगला सवाल करते हैं। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कहता है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट प्रोवाइडेड द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 9। ठीक, अब ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो। पहला तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी मैंने नहीं बताई, बता देता हूं, के टाइम्स ए का डिटरमिनेंट अगर ऐसा पूछा जाए तो हमेशा याद रखिएगा के पे पावर एन डिटरमिनेंट ए होता है। ठीक है, तो के टाइम्स ए का अगर डिटरमिनेंट पूछा जाए तो ये जब भी बाहर आता है तो ये हमेशा पावर वो लेकर आता है जो इसका ऑर्डर हो। 3x3 का रहेगा तो पावर 3 लेकर आएगा, 2x2 का रहेगा तो पावर 2 लेकर आएगा। अब ये ऑर्डर 3 है, तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि अगर ये बाहर आएगा 2, तो 2 पे पावर 3 लेकर आएगा, और फिर डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए लेकर आएगा। ठीक है,
अब एडजॉइंट ऑफ ए याद है क्या? अगर नहीं याद है तो पीछे देख लो जल्दी से। देखो स्टार्टिंग में मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है नहीं याद होगा और याद होना जरूरी भी नहीं है। तो स्टार्टिंग में आप लिख लो फॉर्मूले और फिर उसी से सॉल्व कर लो। अब जैसे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n माइनस वन था, याद है? तो इसको लिख लो, चारों फॉर्मूले कहीं लिख लो और लिख के सॉल्व करना, ठीक है? अब एडजॉइंट ऑफ ए कहाँ गया? एडजॉइंट ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n माइनस वन। तो 2 पे पावर 3 मतलब 8, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n माइनस वन, ऑर्डर 3 है, 3 माइनस वन मतलब 2, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दी हुई है 9। तो इसका मतलब ये हो गया 8 इंटू 9 पे पावर 2। 9 पे पावर 2 81, 81 इंटू 8 648, दैट्स द आंसर। ठीक है, ये पहला सवाल। अब दूसरा सवाल पूछा एडजॉइंट ऑफ ए प्रोवाइडेड दैट ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू 10 टाइम्स आई, 10 टाइम्स आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब याद करो, ऐसा वाला सवाल हमने फिर से इसमें प्रॉपर्टी में लिखा था। पहला वाला प्रॉपर्टी याद करो, क्या था प्रॉपर्टी? अच्छा, इसका तो हम लोग का हो गया पहला वाला 648, 8 इंटू 81। अब दूसरे वाले के लिए याद करो, अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, ए टाइम्स, लिख लो, याद नहीं होगा तो लिख लो। A times adjoint of A equals to adjoint of A times A equals to determinant of A पे पावर n माइनस वन इंटू आई। याद आया? देखो, अगर भूल गए हो तो मैं दोबारा दिखा दे रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ सो दैट कि तुमको याद रहे। A adjoint of A this determinant of A पावर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे n माइनस वन नहीं है, सॉरी, मैं भूल गया था। ठीक है, चलो। हाँ बेटा, तो चलो अब ये वाला सवाल देखते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट हमें फाइंड करना है, प्रोवाइडेड ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू 10 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जरा ध्यान से याद करो, ऐसी वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है अभी थोड़ी देर पहले जब मैं प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था। तो यहाँ पे ए टाइम्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, याद करो मैंने तुमको बताया था ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। तो चूंकि ये कॉमन नहीं है इसीलिए ये बता रहे हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, बिकॉज ये कॉमनली नहीं होता है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन मेट्राइसिस। और ये इक्वल टू मैंने आपको बताया था कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी होता है, ऐसा बताया था। तो अब बताओ, ये वाली चीज यहां दी हुई है, इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी आता है, और यहां पे दिया हुआ है 10 इंटू आइडेंटिटी। ऐसा ही दिया ना कि ये इक्वल टू है 10 इंटू आइडेंटिटी। इसका मतलब हर हाल में ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है इसी का वैल्यू 10 हुआ होगा, उसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे तो दो मेट्राइसेस हैं मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब हर हाल में डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हुआ होगा? 10। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का 10। अब जैसे ही ये वैल्यू मिला, आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? तो एडजॉइंट ऑफ, सॉरी, आपको पता है कि ये एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो ए का डिटर्मिनेंट पावर n माइनस वन होता है। n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये कौन सा ऑर्डर है? थर्ड ऑर्डर। इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 10 है, पावर 3 माइनस वन हो जाएगा, आंसर इज 100। क्लियर है? तो इस तरीके से ऐसे ऐसे सवाल सॉल्व होंगे, और ऐसे सवाल काफी पूछे जाते हैं, बिलीव मी। ठीक है, तो इन इन प्रॉपर्टीज को एक बार एक कहीं पेज में लिख लीजिएगा, और हर जगह जहां जहां इस्तेमाल हो रहा है उसको देख के इस्तेमाल कर लीजिए, भले स्टार्टिंग में, बाद में आपको याद हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आंसर। अब अगला सवाल करते हैं, और इस सवाल का देखो आंसर यही है। अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है? लेट ए बी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ठीक, असर्शन ये है कि एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए के बराबर है। तो याद करो, ऐसा था क्या? ऐसा नहीं था शायद। क्यों नहीं था? देखो तो, ये याद करो कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट दो बार आया था, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n माइनस टू इंटू मैट्रिक्स ए था। याद आ रहा है? फॉर्मूला ऐसा था। तो अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस टू था, तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, n क्या है? ऑर्डर। तो अगर ऑर्डर में 2 डालोगे तो 2 माइनस टू क्या हो जाएगा? 0। 0 मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर 0 मतलब 1। तो हेंस ये ए के बराबर ही आएगा, ये ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर है ना? तो ये तो हो गया ट्रू। अब दूसरा रीजन, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब अगेन यहाँ पे याद करो, क्या एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर था? तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n माइनस वन। ऐसा ही था ना? तो यहाँ से 2 माइनस वन डालोगे, 2 माइनस वन 1 होता है, 1 होता है, मतलब ये बिल्कुल सही है। अब ये भी ट्रू स्टेटमेंट आया। लेकिन एक बात बताओ,
क्या ये पहला वाला ट्रू आया इस फॉर्मूले की वजह से? नहीं, इसका तो फॉर्मूला बिल्कुल अलग था, इसका फॉर्मूला बिल्कुल अलग है। मतलब दोनों ट्रू स्टेटमेंट हैं, लेकिन ये सही रीजन नहीं है इसके ट्रू होने का, है ना? ऐसा ही है। तो हेंस आपका ऑप्शन क्या बनेगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन टू बी ट्रू। तो हेंस आंसर बिकम्स बी। अगर ये इसकी वजह से, इस फॉर्मूले की वजह से ये ट्रू होता, तब आंसर बनता ए। क्लियर है? तो हेंस आंसर बिकम्स बी। सिंपल। सी ठीक है, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखते हैं अगला सवाल क्या है। बस खत्म हो गया। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये आज के सेशन में हमने जो किया, हमने किया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पे बड़े इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, इसका इसलिए ध्यान रखिएगा। और इससे सवाल थोड़े घुमावदार भी बनते हैं, बिकॉज आखिरी में जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई है, वो प्रॉपर्टीज में घुमा घुमा के सवाल पूछे जाते हैं। और कंपटीशन का भी बड़ा फेवरेट है। तो आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? तो आप एडजॉइंट पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, डिटर्मिनेंट निकालने पे प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज डिटर्मिनेंट की वैल्यूज निकालना, कोलिनियरिटी पे सवाल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पे सवाल, ये सब कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं बोर्ड के भी और कंपटीशन के भी। ठीक है? उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन समझ में आया होगा। सेशन कैसा लगा ये नीचे लिखकर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ अलविदा कहते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। और इस सेशन का पूरा पीडीएफ जो डीपीपीज हैं, वो सारी चीजें आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है? मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।